तो अभी तक हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में देखेंगे। थर्ड लॉ इज very well known that for every action there is an equal and opposite reaction। ये सब जानते हैं कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगी। to every पर अब ये जानना जरूरी है कि एक्शन और रिएक्शन है क्या चीज। ये तो पता है, एक्शन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बार बार याद रखते हैं। बट एक्शन और रिएक्शन है क्या? किन किन फोर्सेस को हम एक्शन रिएक्शन बोलेंगे? एक्चुअली एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, बट कौन से फोर्स? क्या कोई भी दो फोर्स एक्शन और रिएक्शन हो सकते हैं? नहीं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं, उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई दैट दीज टू फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन। फर्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। डायरेक्शन अपोजिट होगी। एंड थर्ड, ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करेंगे। कभी भी दो एक्शन रिएक्शन पेयर एक सिंगल बॉडी पर एक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि एक पेन इस टेबल पे रखा हुआ है, अब पेन का वेट और नॉर्मल रिएक्शन क्या एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे या नहीं? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पेन का वेट जो है वो लग रहा है फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द पेन। तो किस पर लग रहा है? पेन पर। जबकि जो सरफेस टेबल है उस टेबल की नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, वो भी किस पर लग रही है? पेन पर। तो दोनों फोर्सेस क्या एक ही बॉडी पर लग रहे हैं? जबकि हमने कहा है कि ये दोनों टू डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है। पर हाँ, पेन टेबल पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और टेबल पेन पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है वो इक्वल एंड अपोजिट होगी। बिल्कुल सही है। और दो अलग अलग बॉडीज पर लग रही है, पेन लगा रहा है टेबल पर, टेबल लगा रही है पेन पर। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है। या हम दूसरा पेयर बना सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो हम जानते हैं दो मासिव बॉडी एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ ऑन द पेन इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द पेन ऑन द अर्थ। ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन अपोजिट है और दो अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं। अर्थ लगा रही है पेन पर और पेन लगा रहा है अर्थ पर। तो ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। बट ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं दीवार को धक्का मारता हूं तो दीवार मुझे धक्का मारेगी, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। मैंने नॉर्मल रिएक्शन लगाई दीवार पे, वॉल मुझे लगा रही है रिएक्शन। इसी तरह से अगर आप चलते हो तो बेसिकली आप फ्रिक्शन फोर्स लगाते हो अर्थ पे और अर्थ आप पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है आगे की तरफ। उस रिएक्शन फोर्स की वजह से ही आप आगे मूव कर पाते हो। अगर आप पानी में स्विमिंग कर रहे हो तो भी आप फोर्स लगाते हो वाटर पर पीछे की तरफ, वाटर आप पर फोर्स लगाता है रिएक्शन आगे की तरफ, इसलिए आप आगे तैर पाते हो। आप किसी बोट में चल रहे हो और बोट से जंप करते हो तो बोट पर आप फोर्स लगाओगे पीछे की तरफ, इसीलिए बोट पीछे की तरफ जाएगी
और उस फोर्स का रिएक्शन आएगा, बॉट आप पर लगाएगी, इसी वजह से आप जंप कर पा रहे हो। अगर किसी पाइप से बहुत तेजी से पानी निकल रहा है तो उस केस में पानी उस पाइप पर रिएक्शन फोर्स लाएगा, इसकी वजह से वो जो पाइप है वो पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर आपने उसे अच्छी तरह से नहीं पकड़ा है तो वो पीछे की तरफ बेंड हो जाएगा। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बिना ना तो हम दीवार पे कोई कील ठोक सकते हैं, अगर हम कोई नेल किसी दीवार पर एम्बेड करना चाहें तो उस केस में हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा और उस फोर्स की रिएक्शन दीवार हम पे लगाएगी। क्या आप एक दीवार या कोई भी बोर्ड को फ्रीली सस्पेंडेड कंडीशन में रखो और उस पर नेल ठोकने की कोशिश करो, वो रिएक्शन नहीं दे पाती, इसलिए नहीं ठोक पाती। पेपर अगर आप किसी सीजर से कट कर रहे हो तो वो भी रिएक्शन की वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर है। दीज आर सम एग्जांपल्स फॉर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में कई बार कंफ्यूजन होता है, दीज आर बैलेंस्ड फोर्स। नहीं, बैलेंस फोर्स तो तब होते जब वो एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, पर ये तो क्या अलग अलग बॉडीज पर लग रहे हैं, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर बैलेंस फोर्स नहीं है। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर्स। नाउ come to the next topic, that is principle of conservation of linear momentum. हमने पढ़ा था the second law of motion is F equal to rate of change in momentum delta P upon delta T. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। अगर मैं फोर्स को जीरो कर दूं तो फोर्स को जीरो कर दे, टाइम इंटरवल तो जीरो होगा नहीं, तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। और डेल्टा पी जीरो होने का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज जीरो है। मोमेंटम में चेंज जीरो का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, दैट मींस पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो उसका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो। इस चीज को हम कोलिजन के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। अगर दो बॉडीज है, सपोज दो बॉडी है M1 और M2 मास की, जो कि U1 और U2 स्पीड से जा रही है। कोलिजन होने के लिए कंडीशन क्या है, U1 मस्ट बी ग्रेटर देन U2। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोलिजन होगी नहीं, आगे वाली और दूर होती जाएगी। कोलिजन के बाद अगर दोनों को सेपरेट होना है तो कंडीशन क्या होगी कि V2 इज ग्रेटर देन V1, वरना क्या बार बार कोलाइड होती रहेगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इस कंडीशन में अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं, सोचो क्या इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, क्या ये अपनी स्पीड से जा रहा था, ये अपनी स्पीड से जा रहा था, दोनों एक दूसरे से टकराए, टोटल सिस्टम पे किसी और ने फोर्स लगाया नहीं। जब ये दोनों टकराए तो इसने इस पर एक्शन लगाया, इसने इस पर रिएक्शन दी, बट दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना होगा, इस बॉडी का मोमेंटम कितना है M1 U1 प्लस इस बॉडी का कितना है M2 U2। आफ्टर कोलिजन इस बॉडी का कितना हो गया M1 V1 प्लस इसका कितना हो गया M2 V2। ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन।
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब आप ये गलती मत कर देना कि आप मोमेंटम कंजर्व कर दो एक बॉडी के लिए, नहीं। क्यों नहीं भाई? आप तो ये भी तो कर सकते हैं m1u1 इक्वल टू m1v1, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो m2 इस पर एक फोर्स लगा रहा है। तो अगर मैं इस अकेले को एक सिस्टम लेता हूं फर्स्ट बॉडी को, तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं होना चाहिए और नहीं है। पर टोटल सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। टोटल सिस्टम का मतलब ये दोनों बॉडीज का सिस्टम, इस टोटल सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, इस वजह से इसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। इसके एग्जांपल्स, फर्स्ट रिकॉइल ऑफ गन। जब हम किसी गन से बुलेट फायर करते हैं, अगर हम किसी गन से बुलेट फायर कर रहे हैं, इस गन का मास है कैपिटल एम, बुलेट का मास है स्मॉल एम। अगर बुलेट v स्पीड से, दैट इज स्मॉल v स्पीड से फायर होती है, तो उस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या गन और बुलेट टोटल सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है? इसका मतलब क्या मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए? मतलब बिफोर मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम। बिफोर यानी इनिशियल मोमेंटम कितना है इस पर? जब बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या दोनों की स्पीड 0 है, और स्पीड 0 है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम कितना होगा? 0। तो इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का कितना हो गया? 0। फाइनल मोमेंटम, सपोज बुलेट को आपने छोड़ा v स्पीड से, तो इसका मोमेंटम हो गया m इंटू वी प्लस गन की स्पीड मुझे पता नहीं है तो मैं v डैश मान लेता हूं, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा कैपिटल M इंटू कैपिटल V। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो कैपिटल V की वैल्यू आएगी स्मॉल m v अपॉन कैपिटल M विद माइनस साइन। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि ये जो गन है इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी बुलेट की वेलोसिटी से, और कितनी होगी ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका सेकंड एग्जांपल है फ्लाइट ऑफ जेट रॉकेट। जेट रॉकेट से जब जेट रॉकेट को फ्लाइट कराना होता है तो उसके अंदर फ्यूल बर्न होता है। वो फ्यूल बर्न होता है, उसकी वजह से गैसेस डेवलप होती है और वो गैसेस बाहर निकलती है। उन गैस का कुछ मास भी होता है और कुछ वेलोसिटी भी होती है, यानी उसमें कुछ मोमेंटम होता है। उसका मोमेंटम की वजह से एक रिवर्स डायरेक्शन में मोमेंटम अप्लाई होगा किसके ऊपर? रॉकेट के ऊपर। इस वजह से रॉकेट आगे बढ़ जाता है। तो ये भी एक मोमेंटम कंजर्वेशन का एग्जांपल है, जस्ट लाइक बुलेट गन सिस्टम। तो इस तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर से हम डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की स्टडी कर सकते हैं। चलो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं। अ गन ऑफ मास 1.5 fires a shell of mass 15 kg with a velocity 150 meter per second. Calculate the velocity of recoil of the gun. गन का मास 1.5 kg दिया है। चलो हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। गन का मास सपोज हम लेते हैं 1.5 टन। अगर हमें 1.5 टन गन का मास दिया हुआ है, मास ऑफ गन इज 1.5 टन। अब आपको यह पता होना चाहिए कि 1 टन इज इक्वल टू हाउ मच केजी? दैट इज 1000 केजी। तो 1.5 टन में कितने हो जाएंगे? 1.5 इंटू 1000, 1500 केजी।
ये गन का मास है. मास ऑफ शेल is 15 kg and velocity of shell is 150 मीटर पर सेकेंड. आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पता करनी है. वेलोसिटी ऑफ गन इज टू बी फाइंड आउट. अब क्या करें? सेम चीज, गन और शेल दोनों पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0. दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, बट द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0. सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं. बिफोर फायरिंग क्या दोनों रुके हुए थे? इसका मतलब मोमेंटम कितना होगा? 0. तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है? 0. कोलिजन का मतलब प्रोजेक्शन यहां पर हो रहा है. तो इसमें टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? शेल का मोमेंटम हमें पता है 15 इंटू 150. गन का पता नहीं है तो v स्पीड मान लेते हैं, मास तो पता है ही सी. 1500 इंटू v गन, तो v गन हो जाएगा -15 इंटू 150 अपॉन 1500. दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड विद नेगेटिव डायरेक्शन. इसका मतलब ये क्या बता रहा है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड. दैट इज अवर. तो इस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के तीनों लॉज हमने पढ़ लिए.